नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। देश में जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया है। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैम्पू और बच्चों की पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या शून्य हो गया है। यूएसटी दूध अब 5% से शून्य जीएसटी में शामिल हो गया है। 1 लीटर पैक की कीमत 77 रुपए से घटकर 75 रुपए हो गई। पनीर पर 12% जीएसटी हटाकर शून्य कर दिया गया। 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपए की जगह 80 रुपए में मिलेगा। मक्खन 500 ग्राम का पैक 350 रुपए से घटकर 285 रुपए में मिलेगा। घी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अमूल का 1 लीटर घी अब 650 रुपए की बजाय 610 रुपए में उपलब्ध है। ब्रेड और पिज्जा 5% से शून्य जीएसटी में आए। ब्रेड का पैक 20 रुपए की जगह 19 रुपए में मिलेगा। पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स 12 से 18% स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया है। बिस्कुट और नमकीन पर टैक्स 12 से 18% से घटकर 5% हो गया। तेल, शैम्पू, साबुन पर 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया। अब 100 रुपए का शैम्पू पैक 118 रुपए के बजाय 105 रुपए में मिलेगा। चॉकलेट और मिठाइयां भी सस्ती हो गई हैं। 50 रुपए की चॉकलेट अब 44 रुपए में मिलेगी। 400 रुपए प्रति किलो के लड्डू पर लगने वाला टैक्स 72 रुपए की जगह सिर्फ 20 रुपए का होगा। बच्चों के पढ़ाई के सामान भी सस्ते हो गए हैं। नोटबुक, पेंसिल, रबर, ग्लोब, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। इस सुधार से अब लगभग 99% रोजमर्रा के सामान की कीमतों में कमी आ गई है। शनिवार से शुरू हुए 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि पर्व के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं और आम लोगों की बचत में मदद करेंगे। अमित शाह ने इन कटौतियों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 390 से ज्यादा वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। उन्होंने कहा ये मोदी सरकार की तरफ से नवरात्रि पर आम जनता, खासकर माताओं और बहनों के लिए दिया गया एक गिफ्ट है, उपहार है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि नवरात्रि के दौरान नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा यह देश सबका है, सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाई और सिख भी नॉनवेज खाते हैं। नवरात्र या कांवड़ यात्रा के दौरान किसी का खाने पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? हिंदू भी नवरात्र में नॉनवेज खाते हैं। एसटी हसन ने जोर देकर कहा कि लोगों के खाने पीने की आजादी पर किसी का अधिकार नहीं है और धर्म के नाम पर किसी को विभाजन नहीं फैलाना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन जितने विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। दुबई में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के इशारों ने विवाद खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खिलाड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन के सैन्य टकराव की ओर संकेत किया, जबकि दूसरे ने बल्ले को AK-47 की तरह पकड़कर दिखाया। हारिस रऊफ ने मैच के दूसरे पारी में दर्शकों की तानों का जवाब देते हुए अपनी उंगलियां उठाकर 0-6 दिखाया। सोशल मीडिया पर इसे मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बिना सबूत वाले दावों की ओर इशारा बताया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया। इन घटनाओं ने राजनीतिक बहस को भी फिर से तेज कर दिया कि क्या भारत को एशिया कप में पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए था। लोगों ने इसे अनावश्यक ड्रामा और पाकिस्तान के खराब खेल रवैये का प्रतीक बताया। कुछ ने कहा कि साहिबजादा फरहान का ये इशारा AK-47 की तरह था और ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि गहरी समस्या को भी दिखाता है। इस घटना ने एशिया कप में पाक क्रिकेटर्स के विवादों को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को रोकने के बाद भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया। भारत पाकिस्तान की राइवलरी को क्रिकेट में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन सूर्य ने साफ कर दिया कि अब दोनों देशों के बीच कोई राइवलरी नहीं रही। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोगों को अब राइवलरी के बारे में पूछना बंद कर देना चाहिए। अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और स्कोर लाइन 7-7 या 8-7 है तो आप उसको राइवलरी कहेंगे। अगर स्कोर लाइन 10-1 या 13-0 है, मुझे सही स्टेट नहीं मालूम, फिर ये राइवलरी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जून 12 को हुए एयर इंडिया क्रैश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने एएआईबी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में पायलट की गलती को क्रैश का कारण बताना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यह सुनवाई उस जनहित याचिका पर हुई जिसमें नियंत्रित और स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे, जिनमें यात्री, क्रू और जमीन पर लोग शामिल हैं। पीआईएल दाखिल करने वाले सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन का आरोप है कि जांच का तरीका मौलिक अधिकारों जैसे जीवन, समानता और सच्ची जानकारी के अधिकार का उल्लंघन करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा पर कहा है। उन्होंने कहा कि भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वो पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख का खंडित दृष्टि पर आधारित रही। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी चाहिए। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान होगी। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को सुधारने और हाल के महीनों में पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के प्रयास का हिस्सा है। जयशंकर और रूबियो की पिछली मुलाकात इस साल जनवरी और जुलाई में वॉशिंगटन में हुई थी। हालांकि ये मुलाकात तब होने जा रही है जब दोनों देशों के संबंधों में हाल ही में ट्रेड टैरिफ को लेकर तनाव देखने को मिला था। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वॉशिंगटन डीसी में अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा ने H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को गलत और जल्दबाजी वाला कदम बताया। अमी बेरा एक 5 सदस्यीय अमेरिकी संसदीय दल के साथ इस समय भारत दौरे पर हैं। यही दल दिल्ली और मुंबई में एक हफ्ते तक भारतीय अधिकारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेगा। अमी बेरा ने कहा कि इस फैसले से अमेरिकी कांग्रेस और अधिकारी दोनों ही हैरान रह गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो भारत की चिंताओं को वॉशिंगटन तक पहुंचाएंगे। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस हफ्ते अमेरिका रवाना हो रहे हैं, जहां दोनों देशों के बीच रुके हुए ट्रेड समझौते को आगे बढ़ाने और रिश्तों में सुधार पर बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को दौरे पर हैं। वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीओके कब्जे के लिए हमला करने की जरूरत नहीं, वो भारत का हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके अपने आप आएगा। पीओके में अब मांग होने लगी है। 5 साल पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि पीओके को हमला कर हड़पने की जरूरत नहीं है, वो हमारा है। पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वो दिन आने वाला है। भारतीय समुदाय से चर्चा में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत की बात को दुनिया भर में सुना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की पूरी टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में अगले हफ्ते बिहार दौरे पर जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान दशहरा यानी 2 अक्टूबर और दिवाली 19 अक्टूबर के बीच किया जा सकता है। ध्यान रखा जाएगा कि छठ पूजा यानी 25 से 28 अक्टूबर के समय मतदान न पड़े। इसी बीच बिहार में चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का अंतिम रोल 30 सितंबर तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, जिसके बाद चुनावी शेड्यूल का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक नई खींचतान सामने आई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने 2022 में पिता को किडनी दान दी थी, अब पार्टी की अंदरूनी राजनीति से नाराज दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी को तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के बढ़ते प्रभाव से परेशानी है। मामला तब शुरू हुआ जब 18 सितंबर को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें सवाल उठाया गया था कि बिहार अधिकार यात्रा की बस में सामने की सीट पर संजय यादव क्यों बैठे, जबकि ये सीट आमतौर पर लालू यादव या तेजस्वी यादव जैसी टॉप लीडरशिप के लिए मानी जाती है। पोस्ट वायरल होते ही रोहिणी ने सफाई में दलित समुदाय के नेताओं की तस्वीरें साझा की और लिखा, वंचित समाज को आगे लाना ही लालू यादव जी का मकसद रहा है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। 19 सितंबर को उन्होंने अपने किडनी डोनेशन की पुरानी तस्वीर डालते हुए लिखा, जिनके हाथों में जान दांव पर लगाने का हौसला होता है वो ही सबसे बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने साफ किया, मेरी कोई पद या राजनीति की लालसा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा है।
20 सितंबर को मामला और गंभीर हो गया जब रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपने पिता लालू यादव, भाई तेजस्वी, तेज प्रताप यादव और बहन मीसा भारती सभी को अनफॉलो कर दिया। यानी चुनावी मौसम में लालू परिवार के भीतर दरार अब सबके सामने आ गई है। भारतीय वायुसेना 26 सितंबर को अपने दिग्गज MiG-21 लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर रिटायर करने जा रही है। चंडीगढ़ एयरबेस पर शानदार फ्लाई पास्ट और डिकमीशनिंग समारोह होगा जिसमें वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और पुराने पायलट शामिल होंगे। MiG-21 को 1963 में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। भारत ने अब तक इसके 700 से ज्यादा विमान अलग अलग वेरिएंट में शामिल किए, जिनमें से कई HAL ने यहीं देश में बनाए। MiG-21 ने 1965 और 1971 की जंग, 1999 के कारगिल युद्ध, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल के ऑपरेशन सिंदूर तक में अहम भूमिका निभाई। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमेटी ऑन ट्राइबल यूनाइटेड ने रविवार को 3 दिन की आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया। ये नाकाबंदी 22 सितंबर की आधी रात से शुरू होकर 25 सितंबर की आधी रात तक चलेगी। ये फैसला विष्णुपुर जिले में हुए हमले के विरोध में लिया गया है, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। कमेटी ऑन ट्राइबल यूनाइटेड के प्रवक्ता लुन किपजेन ने राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमले के 2 दिन बाद भी दोषियों को पकड़ा नहीं गया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार की ये नाकामी राष्ट्रपति शासन के तहत संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती है और सीधे सीधे भारतीय संघ के लिए खतरा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.